समय से पहले दस्तक देने के बाद मॉनसून थोड़ा ठहर कर फिर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर भारत में प्री मॉनसूनी बारिश शुरू हो गई है और देर से ही सही मध्य प्रदेश को इसने छू लिया है। अब सवाल ये है कि घाटे में चल रही सोयाबीन का क्या किसान लगाएंगे दाव, या गुजरात के किसानों के लिए कैस्टर होगी मुनाफे की फसल। राजस्थान के किसानों को क्या ग्वारा कराएगा फिर से मालामाल, या इस साल भी कपास पर ही रहेगी किसानों की नजर। आगे समझेंगे मॉनसून के साथ पूरे कमोडिटी बाजार की चाल। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काईमेट के प्रधान मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत साहब। एडलवाइस एग्री रिसर्च की रिसर्च हेड प्रेरणा देसाई जुड़ेंगी कुछ ही देर में, और कुंवर जी कमोडिटीज के रिसर्च हेड रवि देवरा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। महेश जी, सबसे पहले आप ही से समझेंगे। फाइनली हमने देखा मध्य प्रदेश तक मॉनसून अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। हालांकि प्रदेश में बारिश क्वांटम वाइज अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं, कुछ कम है। क्या हालात आगे सुधरेंगे? देखिए नेहा, अभी जो मानसून की प्रोग्रेस काफ़ी कम चल रही है। देखा जाए तो जो वेस्ट कोस्ट है वो वलसाड से आगे नहीं बढ़ा, ईस्ट में भी कम है और सेंट्रल इंडिया में भी। 15 जून तक नॉर्मली मोस्ट पार्ट ऑफ एमपी और यूपी को कवर कर जाता है, लेकिन अभी अगले 3 या 4 दिन मानसून की प्रोग्रेस थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया है इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश अभी नहीं दिखाई दे रही, और ईस्ट इंडिया में भी नहीं, केवल वेस्ट कोस्ट पर यानी कि जो कोंकण एंड गोवा और साउथ गुजरात, कर्नाटका और केरला, इस जगह बारिश होती रहेगी, और ईस्ट बिहार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहेगी। 27 तारीख से मानसून की प्रोग्रेस अच्छी दिख रही है। उस समय पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में बारिश शुरू हो जाएगी, और गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो हम कह सकते हैं कि 27 तारीख या उसके बाद मानसून की प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट होगी, और 29 या 30 तारीख तक लगभग पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लेगा, केवल वेस्ट राजस्थान रह जाएगा। ओके, आपने कहा कि यहाँ नॉर्थ का एरिया काफी कवर हो जाएगा, राजस्थान का कवर हो जाएगा। कवर होना तो ठीक है, ये तो हम पहले भी देख रहे थे कि काफी इलाकों में कवरेज तो एक तरह से हम कह सकते हैं पहले ही हुई। फिलहाल इन इलाकों में जिनकी अभी आपने बात की, वहां प्री मॉनसूनी बारिश अच्छी खासी हो रही है। आगे जाते हुए अगर यहाँ पर आप जैसे कह रहे हैं कि 29 जून तक एक पूरा कवरेज पूरे भारत को यहाँ पर मिल जाएगा, वेस्टर्न एरिया को छोड़ के, बारिश के लिहाज से, क्वांटम के लिहाज से, क्या आपको लगता है कि एक यहाँ पर एक नॉर्मल मॉनसून, सामान्य मॉनसून देखने को मिलेगा? देखिए, इस जो जून एंड हुआ था लास्ट ईयर वो 89% पर हुआ था। इस समय पैन इंडिया जो सरप्लस है वो 104 है, यानी कि 4% ऊपर चल रही है बारिश। और अभी जैसे मैंने बताया 3 या 4 दिन थोड़ा सा कम रहेगी बारिश, हल्की फुल्की होती रहेगी, लेकिन 27 तारीख से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। यानी क्वांटम वाइज भी आपको पूरा जो एमपी है, यूपी में जो अभी हल्की बारिश हो रही है वो बढ़ जाएगी, और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान में और गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। तो 27 से और जुलाई के फर्स्ट वीक तक अभी अच्छी बारिश रहेगी, जिससे कि जो फसलों को जो भी जरूरत होती है पानी की, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। ओके, काफ़ी क्रिटिकल इलाके हैं ये, और अगला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है जैसे महेश साहब बता रहे हैं। महेश जी, एल नीनो के फ्रंट पर मैं प्रोग्रेस समझना चाह रही थी, क्योंकि जब आपका पहला पूर्वानुमान आया था, जो कुछ पहले ही आया था, उसमें आपने ये बात सामने रखी थी स्काईमेट ने कि जुलाई के बाद थोड़ा सा कंसर्न्स हैं, एल नीनो का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या ये प्रभाव अभी भी जारी है? इसको लेकर थोड़ी आशंकाएं छटी हैं? क्या हालात काबू में लग रहे हैं या स्थिति वैसे ही है? नेहा, जो जैसे पहले बताया जा रहा था कि अल नीनो एवॉल्विंग अल नीनो है, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ेगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मानसून इसके फोरकास्ट आए हैं नोवा के और ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के, जेम्सटेक के, इन सब में दिखाया जा रहा है कि अब जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो उतनी तेजी से पूर्वी प्रशांत महासागर में नहीं बढ़ेगा, तो न्यूट्रल कंडीशन ज़्यादा रहेंगे, अल नीनो का इतना असर देखने को नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव आईओडी के भी चांसेस बन रहे हैं अगस्त के आसपास। तो हो सकता है कि अगस्त और सितंबर में थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए, लेकिन जुलाई के जो सेकंड हाफ है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो जो हम 95% के आसपास हमने बताया था, तो हो सकता है कि 95% से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 96 या 97 हो जाए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी उम्मीद अभी नहीं लग रही। तो नॉर्मल के आसपास, लोअर साइड ऑफ नॉर्मल रहने की उम्मीद है।
यहाँ तो आपने कुछ अच्छी खबर ही दी है हमारे दर्शकों को, क्योंकि सबसे पहले आपने ही यहाँ पर चिंता जताई थी, एक नियर नॉर्मल मानसून की संभावनाएं रखी थी। लेकिन मैं थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया पर फोकस करूंगी, खासतौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं खेती और कमोडिटीज से जुड़े इलाकों में से आता है। यहाँ पर मानसून की ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी दिख रही है? देखिए, अभी तक तो जो वेस्ट एमपी है वो सरप्लस चल रहा है, ईस्ट एमपी में कम हुई है बारिश। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जुलाई में भी और अगस्त में भी। लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, यानी कि ग्वालियर, मुरैना वगैरह, जो एकदम राजस्थान से लगे हुए हैं या दिल्ली के पास है, जो यूपी के पास है, नॉर्दर्न पार्ट्स में हो सकता है कि थोड़ी बारिश कम रहे। लेकिन जो आपका है जबलपुर, रीवा, सतना, सिद्धि, इधर भोपाल, इंदौर और उसके नीचे नरसिंहपुर वगैरह, बैतूल वगैरह, इन सब इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो यानी कि इधर जो मानसून सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। ओके, ऑल इन ऑल महेश जी की बात से ऐसा लग रहा है कि मॉनसून के काफ़ी हद तक सामान्य एक अच्छी बारिश की अब उम्मीद इस पूरे मॉनसून सीजन में अंटिल सितंबर की जा सकती है। अब हमारे साथ एडलवाइस एग्री रिसर्च की प्रेरणा देसाई जुड़ चुकी हैं। प्रेरणा जी, स्वागत है आपका। हम यहाँ महेश जी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मॉनसून अब ओवरऑल आने वाले कुछ एक महीनों में और एक पूरे सीजन में कैसा रहेगा। सोयाबीन पर हम आपसे बात करेंगे। कुछ किसानों ने जो प्री मानसूनी बारिश थी उसी को देखकर और एक मानसून के अच्छे प्रोग्रेस को देखकर शुरुआत में ही 15 दिन पहले ही उन्होंने बुआई शुरू कर दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हाल फिलहाल में रहे हैं, बारिश 30% तक कम रही है, तो अब दूसरी बार बुआई की नौबत आ रही है। हालांकि जुलाई के पहले हफ्ते में जैसा कि आईएमडी ने भी और अब स्काईमेट के महेश पलावत जी भी कह रहे हैं कि 27 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब आपको यहां से सोयाबीन के फंडामेंटल्स इस प्रेडिक्शन को देखते हुए कैसे दिख रहे हैं? देखिए, सोयाबीन जो है वो सप्लाई हैवी पूरा साल रहा है, कैरी फॉरवर्ड काफ़ी हाई अभी भी चल रहे हैं। तो इसीलिए जो एकरेज कम होगा या प्रोडक्शन स्लाइटली जो लोअर आएगा, उससे भी सप्लाई की सिचुएशन ओवरऑल बैलेंस शीट जो है वो लूज ही रहती है। सवाल इतना ही है कि इस अभी के जो बॉटम प्राइसेस बन रहे हैं उससे प्राइसेस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। तो जैसा सोयाबीन की बुआई का सवाल है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसका विंडो खुला रहता है। वेदर अगर ठीक ठाक रहता है, जैसे 5 साल के हमने एवरेज यील्ड निकाले हैं, तो वो यील्ड काफ़ी नीचे हैं क्योंकि 2 ड्राउट ईयर के हमने यील्ड लिए हैं। उसके बाद भी कंफर्टेबल सप्लाई वाला साल जो है वो अगले साल रहता है। और यील्ड अगर बेटर हो जाते हैं तो सिचुएशन और बेरिश बनती है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि, और ये जीएसटी को लेकर जितना सारा एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ट्रेड जो है सारी तैयारी में लगा हुआ है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की। ओवरऑल रेंज बाउंड ही प्राइस लगते हैं क्योंकि काफी सारा करेक्शन इसमें आ चुका है। हो सकता है कि एक वेदर रिलेटेड थोड़ा बहुत करेक्शन आए, मगर अगला साल भी सोयाबीन के लिए बेरिश ही रहेगा जब तक कि हम या तो पूरा सोयाबीन इस्तेमाल नहीं कर लेते या सोया मील को एक्सपोर्ट नहीं कर लेते। सप्लाई हैवीनेस बनी रहती है। चलिए, तो सप्लाई हैवीनेस रहेगी सोयाबीन में, ऐसा प्रेरणा मानती है। लेकिन रवि, एक और पहलू है सोयाबीन का और वो ये है कि दलहन के साथ साथ तिलहन में भी किसानों को अपनी खेती की या लागत की रकम निकल नहीं पाई, अच्छी भाव नहीं मिले हैं। तो जैसा कि प्रेडिक्शन बहुत पहले ही किया जा रहा था कि सोयाबीन की खेती में किसानों का रुझान बहुत रहेगा नहीं और वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ देखेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है कि अगर अच्छी बारिश भी हो जाए, अच्छा मॉनसून भी की भी मेहरबानी हो जाए मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में, तो भी क्या आपको लगता है कि किसान यहाँ खेती करेंगे? एंड इफ यस, क्या ये पिछले साल जितनी ही होगी ताकि कीमतें ऐसे ही सप्रेस रहें? जिस हिसाब से अभी आगे प्रेरणा जी ने बात किया कि जो भी ओवर सप्लाई का सिनारियो है वो मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 साल तक रह सकता है। मेजर रीज़न इंटरनल नहीं है, मेजर इंडिया का रीज़न नहीं, बट जो भी ओवर सप्लाई के न्यूज़ है वो यूएस से भी है। अभी जो यूएस का जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो अपने 5 ईयर के एवरेज के ऊपर चल रहा है, 96% तक का उसका
जो प्लांटिंग था उसके सामने जो इमरजेंस था वो भी 89% है। तो मेरा यह मानना है कि ग्लोबली भी मार्केट ओवर सप्लाइड है, तो ज़्यादा यहाँ से एक मुझे नहीं लग रहा है कि फार्मर्स इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी तक जो बुआई के डेटा निकल के आए हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी तक डेटा दिए है, उसमें डायरेक्टली ये दिख रहा है कि इस टाइम फार्मर्स है उसको ज़्यादातर ऑयल सीड्स एंड दलहन में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादातर अभी भी कपास में फार्मर्स का ध्यान है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी प्राइसेस में थोड़ा एक सिनारियो लोअर रहेगा, बट इतना भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक मुझे लग रहा है कि इतनी जिस हिसाब से अभी एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ी जो बुआई होगी वो 1 जुलाई और 1 वीक में ज़्यादा होगी, तो इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी फार्मर्स है वो अपने बुआई पे अभी कपास एज वेल एज कैस्टर सीड पे ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल प्राइस एट डाउन साइड 2600, एट अप साइड 3000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो यही सिनेरियो रहेगा प्राइस का अगले एक महीने में। अगले एक महीने में 2600 3000 तक के भाव यहाँ देख रहे हैं। प्रेरणा, आप यहाँ पर कह रही हैं कि सप्लाई ओवरहैंग रहेगा जो 1 साल 2 साल तक बरकरार रहेगा। क्या कीमतें आप बहुत ज्यादा नीचे टैंक करते हुए देख रही हैं, या अभी आप बुआई के फिगर्स का वेट कर रही हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं इसे डिसएग्री करती हूँ कि 2 साल तक ये ओवरहैंग बना रहेगा। मेरा मानना ये है कि अगर आपका मील को अगर आप कॉम्पिटिटिव ले जा सकते हैं, प्राइसेस को पूरा क्रैश कर दें, तो एक्सपोर्ट भारत हमेशा से एक मील स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर रहा है। हमने 2-3 साल तक लगातार 5 मिलियन टन जितने मील एक्सपोर्ट किए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम ये एक्सपोर्ट फिर से ना कर सके। अगर हम कॉम्पिटिटिव होते हैं और सारा सोया मील फ्लश आउट कर देते हैं मार्केट में से, तो हम फिर से बैलेंस की सिचुएशन में बनेंगे। मगर जब तक वो नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आपके सीड भी गिरने पड़ेंगे, आपके मील के भाव भी गिरने पड़ेंगे, और आपने एमएसपी जो है वो बढ़ाई है। तो एक तरह की डाइकोटोमी है, जब तक ये डिमांड सप्लाई बैलेंस नहीं होता है इसका ओवरहैंग बना रहता है। दूसरा, एक डिमांड सप्लाई बैलेंस शीट के आधार पे अगर मैं जैसे आज दिन में ही देख रही थी कि अगर हम ये मानते हैं कि एकरेज कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तब तो ये भाव जो है ये स्टेबलाइज रहेंगे। मगर अगर एकरेज कम होने के बावजूद यील्ड अगर इम्प्रूव कर जाते हैं और प्रोडक्शन अगर अपसाइड एडजस्ट होता है, तब इसमें डेफिनेटली और 8 से 10% की करेक्शन जो है नेक्स्ट सीजन तक आएगी। ओके, तो फिलहाल तो संभावनाएं यहाँ पर इसी प्रकार की बन रही हैं कि सोयाबीन और खासतौर से जो पूरा तिलहन का पैक है उसकी कीमतों पर एक प्रेशर बना रहेगा। अब देखना ये होगा कि बुआई कितनी होती है, बुआई करने के बाद जब फाइनली ईल्ड निकलती है सामने, तो वो उपज कितनी होती है। अगर वो पिछले साल जैसी समान रही या ज्यादा रही, तब एक सप्लाई का ओवरहैंग बनेगा और कीमतों में एक, आप कह सकते हैं कि जो डिप्रेशन है या कीमतों में एक दबाव है वो जारी रहेगा। बहरहाल कीमतें एक सीमित दायरे के कारोबार में ही, सीमित दायरे का ही कारोबार दिखेगा। फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे हम आपको बताएंगे कि कैस्टर और ग्वार की खेती वाले इलाकों में कैसी हो रही है बारिश और आगे कैसी रहेगी इसकी चाल। अब बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महेश जी, अब हम फोकस थोड़ा गुजरात की तरफ करेंगे, क्योंकि गुजरात है, इट इज होम टू कैस्टर सीड। कैस्टर सीड सबसे ज्यादा गुजरात में ही बोई जाती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है। वहाँ मानसून काफी देर हो चुका है, तो क्या अनुमान है अब गुजरात में मानसून को लेकर? देखिए, अभी तो काफ़ी लेट चल रहा है, क्योंकि 15 जून तक ये आधा गुजरात कवर हो जाता है, लेकिन अभी तक वलसाड़ तक ही पहुंचा है। तो आगे लग रहा है कि अभी 2-3 दिनों में स्कैटर्ड रेन होती रहेगी और 26-27 से इस इलाके में भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है। तो जून एंड उधर भी अच्छा रहेगा और जुलाई का फर्स्ट वीक वहाँ पे भी अच्छा रहेगा। तो ये आपका पूरा अमरेली, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और उसके आगे जो भुज और नलिया में हो सकता है कि थोड़ा सा कम रहे, जो एकदम नॉर्थ वेस्ट इलाका है उसका। बाकी इलाकों में अच्छी बारिश अभी अगले 8-10 दिन होने की उम्मीद है। प्रेरणा, कैस्टर एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसमें इस साल किसानों को भाव बहुत अच्छा मिला है। हाल फिलहाल में कुछ कीमतों में गिरावट दिखी है। अब महेश जी कह रहे हैं कि मानसून की चाल यहाँ पर बेहतर रहेगी 29 जून तक। यहाँ पर भी जो मानसून की, आप कह सकते हैं, जो एक रुकावट थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब आपको लगता है कि कैस्टर इस साल भी एक गेम चेंजर साबित होगा, या अब तख्ता पलटता दिख रहा है इसका? देखिए, कैस्टर का किसान जो है वो एज ए लास्ट रिसोर्ट कैस्टर को बोता है, क्योंकि जब तक देर अगर बारिश में हो जाती है, लंबे समय तक बारिश
आई थिंक फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। आपको आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है प्रेरणा जी। ओके, चलिए प्रेरणा जी को हमारी आवाज नहीं आ पा रही है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि, मैं आपका नजरिया कैस्टर पर जानना चाहूंगी। अब यहाँ से स्थिति आपको कैसी दिख रही है? कैस्टर में अभी तक की जो डीसा जो उसके मेन मंडे उसके अराइवल्स जो देखे तो अभी एम्पल अराइवल्स है। अभी जो सीजन अभी खत्म भी नहीं हुई तब नेक्स्ट जो बुआई उसका टाइम भी आ गया। तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर में थोड़ा सप्लाई सिनारियो अभी उसमें दिक्कत रहेगा, काफ़ी एम्पल सप्लाई रहेगी फिजिकल मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कैस्टर के प्राइस है थोड़े अंडर प्रेशर रह सकते हैं। दूसरा मेजर रीज़न है कि कैस्टर का जो पूरा ध्यान है वो हमारे चाइनीज़ एक्सपोर्ट कैस्टर ऑयल का जो रहता है उस पर होता है। बट चाइना से थोड़ी कम डिमांड है ये साल, क्योंकि हमारा जो डॉलर है वो भी हमारे अगेंस्ट डॉलर भी वीक होता जा रहा है। तो जो भी एक्सपोर्टर्स है उसको अच्छी उससे रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो मेरा अंदाज से लग रहा है कि थोड़े जो अभी जिस हिसाब से मॉनसून की प्रेडिक्शन है कि गुजरात में थोड़ा लेट होगा, तो जब मॉनसून की अनसर्टनिटी रहती है तब तक सबसे ज़्यादा बुआ है वो कैस्टर की होती है। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई एम्पल थी 36% हायर सप्लाई अभी तक जो ये मंथ के अराइवल के डेटा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस विल रिमेन अंडर प्रेशर। अभी 4300 के करीब प्राइसेस फिजिकल में चल रहे हैं। लगता है कि प्राइसेस यहाँ प्रेशर में रहेंगे। प्रेरणा जुड़ चुकी है हमारे साथ। प्रेरणा, आपको क्या लगता है, क्या किसानों का फेवरेट इस बार भी कैस्टर रहेगा? क्या खेती होगी यहाँ पे ज्यादा? नहीं, देखिए, आई एम सॉरी, मैं फिर से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी कि कैस्टर के भाव काफी नीचे आ गए हैं पिछले दिनों में। किसान जो है वो इस वक्त उसको क्या भाव मिल रहे हैं उसके आधार पर भी तय करता है कि क्या करना चाहिए। लास्ट सीजन कैस्टर का एकरेज काफी गिर गया था, तो उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो एकरेज शायद 2 से 5% बढ़ सकता है। पर जैसा मैंने कहा कि बारिश अगर डीले हो जाती है तो हो सकता है कि किसान कैस्टर की तरफ बढ़े और फिर सिनेरियो बेरिश बनता है। मगर अगर मानसून जैसा अगले स्पीकर ने कहा कि नॉर्मल होगा और सब ठीक ठाक ही हो जाएगा, 8-10 दिन का इधर उधर है, तो वैसे सिनेरियो में हम देखते हैं कि कैस्टर का एकरेज बहुत ड्रामेटिकली नहीं बढ़ेगा। गुजरात में जो है बहुत अट्रैक्टिव क्रॉप्स फार्मर्स को इस साल मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ग्राउंडनट है, कॉटन है, उसकी तरफ किसानों का रुझान ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल मानसून रहता है तो कैस्टर की बैलेंस शीट टाइट होती है, और अगर कैस्टर मानसून डिले होता है तो फिर इसमें प्राइस के और डाउनसाइड बनती है। ओके, महेश जी, अब मैं राजस्थान की तरफ थोड़ा सा रुक करूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक दिन में बड़ी झमाझम बारिश होते हुए देखी। पश्चिमी राजस्थान पूरा ही गीला हो गया, पूर्वी राजस्थान भी ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ से मानसून की स्थिति क्या है? क्या कोई चिंताजनक बात है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे मैंने बताया कि आपको कि 27-28 के आसपास पूरे इलाके में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो ईस्ट राजस्थान में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है अगले मतलब 27 के बाद से और जुलाई के फर्स्ट वीक तक। लेकिन वेस्ट राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश नहीं है, लेकिन वहाँ का नॉर्मल भी काफ़ी कम है, तो इसलिए वो जो बारिश होती है तो वो थोड़ा सा सरप्लस बढ़ जाता है। और आगे अगले हफ्ते वेस्ट राजस्थान में स्कैटर्ड रेन होगी, यानी कहीं कहीं हो जाएगी, जैसे प्री मानसून टाइप की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन फेयरली वाइड स्प्रेड जो एक जैसी बारिश होती है वो उम्मीद है कि ईस्ट राजस्थान में ही रहेगी। और केवल 2-3 जिले जो हैं, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर और नागौर वगैरह, इसमें थोड़ी सी बारिश कम है। बाकी सारे इलाकों में जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट हाफ तक ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। प्रेरणा, मुझे एक ब्रेक में जाना है, मुझे क्विकली बताइए कि ग्वार के फंडामेंटल्स आपको किस प्रकार के दिख रहे हैं? गुआर में काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ से मैं बहुत ज्यादा करेक्शन देखती नहीं हूँ अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट सीजन के क्रॉप के नंबर अगर बहुत ज्यादा बेरिश आने लगेंगे। तो मैं मानती हूँ इस साल का डिमांड और सप्लाई जो है वो मोटा मोटा फैक्टर इन हो चुका है प्राइसेस में। ये सच बात है कि क्रूड के प्राइसेस बहुत नीचे से नीचे टैंक होते जा रहे हैं, पर यूएस में जो है वो शेल प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर फोकस है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए गुआर की जो एक्सपोर्ट्स है वो अच्छी हो रही हैं। तो जनरली मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड गुआर में दिखती नहीं है यहाँ से। इसी नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कपास पर होगी नजर, वहां क्या आउटलुक है, क्या एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे हैं, ये जानेंगे थोड़ी ही देर में। अब फोकस कपास पे करेंगे। प्रेरणा, आपसे समझना चाहूंगी, अभी किसानों की सबसे फेवरेट जो यहाँ पर फसल है वो कपास है, सबसे ज्यादा बुआई इसी की बढ़ी हुई है, यहाँ क्या आउटलुक है? यहाँ मैं किसानों से कहना चाहूंगी कि कपास ना बोएं,
क्योंकि दुनिया भर में कपास की बुआई बहुत ज़्यादा हो रही है, अमेरिका में हो रही है, चीन में हो रही है और भारत में भी हो रही है। अगर हम कपास का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एमएसपी भी बढ़ा है, हो सकता है कि कपास का एक्सपोर्ट होने में दिक्कत आए, तब सरकार खरीदी करेगी। तो एक तरह से कहें कि सप्लाई हैवी साल जो है वो अगला कपास का रहने वाला है और कपास में संभावना इसकी बनती है कि न्यूनतम दर पर प्राइस चले जाएं। ऑलराइट, रवि मुझे क्विकली बताइए कपास पे क्या रणनीति अपनाई जाए? डेफिनेटली अभी जो कपास में आउटलुक बना हुआ है थोड़ा नेगेटिव है। एवरी ईयर हम जो इंपोर्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा हमने लास्ट टाइम वी हैव इंपोर्टेड 20 लाख बेल्स, ये साल 30 लाख बेल हमने इंपोर्ट किया है। तो इतनी सप्लाई के बावजूद भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एडिशनल सप्लाई ऐड हो रही है। मुझे लग रहा है कि कपास में ऑल ओवर अभी भी सिनारियो नेगेटिव है। किसान जो भी अभी जिसने अपनी फसल नहीं बोई है वो अभी इसको अवॉइड करके कैस्टर या अदर कमोडिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कपास के प्राइस है ये पूरे साल अंडर प्रेशर रह सकते हैं। ओके, और क्विकली मुझे बताइए कि सोयाबीन, कैस्टर, ग्वार और कपास, इन चारों में से सबसे बेहतर कमाई क्या कहां पर होगी, क्या रणनीति हो? क्विकली। मुझे सबसे बेहतर अभी कॉटन लग रहा है। कॉटन ये प्राइस पे बेचना चाहे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लग रहा है प्राइसेस 19,200 तक गिर सकते हैं। रिसेंटली प्राइसेस जो भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसके चल रहे 19,900 के करीब। अभी रिसेंटली 19,200 तक के टारगेट के लिए कॉटन जुलाई फ्यूचर शॉर्ट करना है, यहाँ से एक अच्छा मुनाफा उसमें मिल सकता है। ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहे 20,400 का। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। महेश जी, रवि, प्रेरणा, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटीज पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।